अब सबसे पहले ये देखते हैं कि लाइट आखिर होती क्या है। प्रकाश जो है क्या होता है, वो व्हाइट कलर का होता है प्रकाश, जो कि सूर्य से आता है। अब उसमें आखिर क्या क्या कंडीशंस लगती हैं, आखिर उसके अंदर होता क्या है, तो ये देखते हैं। प्रकाश क्या कर सकता है, जब वो, एक हमने पढ़ा है 10th क्लास में, परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ये कांच की एक सतह है, यहाँ से आके टकरा गई और यहाँ से वो हो गई परावर्तित। तो यहाँ पर ये हमारी कहलाती है आपतित किरण, जो कि आ रही है, और ये होती है परावर्तित किरण, जो कि यहाँ से परावर्तित हो रही है। और ये बीच में जो ये नॉर्मल है, ये अभिलंब कहलाता है। तो क्या होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो ये तो हमने परावर्तन में पढ़ा था। तो आखिर इसमें है क्या कि प्रकाश आएगा, टकराएगा और वापस दूसरी दिशा में चला जाएगा, लेकिन एंगल उतना ही बनाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब असलियत में ये होता क्या है, जैसे कि हम कांच से खेलते थे छोटे में, कि क्या करते थे कि जैसे कोई प्रकाश आता था तो कांच आगे रख देते थे, शीशा जो रहता था आगे रख देते थे, और फिर वो यहाँ से टकरा के दूसरी दिशा में चला जाता था। तो वो है क्या, ये परावर्तन है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ये समझा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये है क्या है, पानी, ये ब्रिज बना है। तो अब वो कह रहा है कि जो यहाँ से लाइट आ रही है इस ब्रिज पे से, वो पानी में टकरा के वापस जा रही है। तो पानी में उसी की सेम इमेज हमें दिखाई दे रही है। तो ये इसका एक टाइप से एग्जाम्पल बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है, अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, अपवर्तन हो सकता है। अगर मानो पानी की जगह हमने कांच रख दिया ऐसा जिसमें आर पार दिख रहा है, या फिर पानी ले लिया जिसमें ऐसा कि आर पार दिखे, तो क्या रहेगा, अगर हम यहाँ से लाइट भेजते हैं, लाइट डालते हैं, ये लेज़र कहलाती है। जो ऐसी छोटी टाइप की टॉर्च आती है, पहले आती थी ये टॉर्च आती थी जिसमें से सीधा सीधा प्रकाश निकलता था। तो अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो थोड़े अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। तो ये हमारा होता है अपवर्तन। ये देखो, अगर जैसे कांच में हमने ये चम्मच डाली, देखा जाए तो चम्मच ऐसी दिखनी चाहिए थी सीधी, तो अब ये टूटी सी क्यों दिख रही है, क्योंकि प्रकाश जो यहाँ से आ रहा है वो विचलित हो गया, थोड़ी सी डायरेक्शन में चेंज हो गया। अब वो हमें ऐसा ऐसा दिख रहा है जैसे चम्मच टूटी हुई हो। ऐसे ही शीश में भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, ये वाला तो किसी भी चीज में डालो। अब जैसे देखो यहाँ कांच में ये डाला है, ये पूरा कांच का स्लेब है। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कांच का, इसको कांच का गुटका भी कहते हैं। तो जब इसमें हमने लेजर लाइट डाली तो क्या हुआ, ये देखो इस तिरछी गई, फिर ये ऐसी गई, तो मतलब ये सीधी डायरेक्शन में यहाँ जाके तिरछी जा रही है। तो ये इसको कहेंगे अपवर्तन, मतलब अपनी रास्ते से परिवर्तित हो गई थोड़ी सी। फिर अब देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो अभी अपन ने देख लिया परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। अब अभी हमने कांच का सिंपल सा टुकड़ा लिया था। अब हम कांच को ऐसे वाले शेप में लेते हैं, ऐसे त्रिभुजाकार के वाले शेप में लेते हैं, तो इसको कहते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या करता है कि लाइट को, ये देखो ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखेगा ये पूरा कांच का। तो इसमें अगर हम यहाँ से लाइट डालेंगे, जैसे कांच में डाला था, अभी कांच का स्लेब देखा था, कांच का एक टुकड़ा था, उसमें लाइट हमने यहाँ से डाली थी, थोड़ी सी ऐसी मुड़ गई थी और ऐसी चली गई थी। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम लाइट डालते हैं तो वो यहाँ 7 रंगों में बिखर जाती है। यहाँ से हमने व्हाइट कलर का प्रकाश डाला, सफेद रंग का, तो वो 7 कलर में टूट गया। तो ये हमारा काम करता है प्रिज्म। अब इसी को हम कहते हैं प्रिज्म में अपवर्तन। ये प्रिज्म का डायग्राम, ये मान लिया ABC हमारा पास एक प्रिज्म है। ठीक है, माना कि PQ को आगे व RS को पीछे बढ़ाने पर, अब PQ क्या है, यहाँ से हमने प्रकाश डाला है, ये PQ है, PQ प्रकाश है, और RS जो है वो प्रकाश यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये वाला प्रकाश। तो इसको हमने आगे बढ़ा दिया प्रिज्म के अंदर, और इसको हमने थोड़ा पीछे बढ़ा दिया प्रिज्म के अंदर। तो बिंदु T, एक T बिंदु मान लिया है, ये वाला T बिंदु पर मिलते हुए तब त्रिभुज UTS। अब ये UTS कहाँ है, तो ये त्रिभुज U मतलब एंगल UTS, ये वाला एंगल,
इसमें हमने मान लिया कि इसमें विचलन हो रहा है डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। ये जो होता है ऐसा एस जैसा बनता है, इसको कहते हैं डेल्टा, तो इसको कहेंगे हम डेल्टा, तो इसका विचलन डेल्टा होता है। अब त्रिभुज टी क्यू आर में टी क्यू आर कहाँ है, तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखते हैं, ये है त्रिभुज, ये है टी, ये है क्यू और ये है आर, तो ये त्रिभुज जैसा बन गया अंदर भी। तो त्रिभुज टी क्यू आर में बहिष्कोण, अब इसका कोण कितना होगा, तो कोण यू टी आर बराबर, ये वाला यू टी आर, ये वाला कोण, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू के। तो टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू, ये तो ये दोनों एंगल जो है, इन दोनों को अगर जोड़ दो तो उन्होंने कहा कि ये वाला एंगल आ जाता है, तो हमने ये लगा दिया। अब ये जो है, अब भी हमने निकाला कि डेल्टा है त्रिभुज यू टी आर, ये लिखा यू टी आर जो है वो डेल्टा है, क्योंकि अभी हमने थोड़ा और बड़ा मान लिया था, यू टी एस मान लिया था हम, यू टी आर, तो ये भी डेल्टा, तो ये भी डेल्टा, तो ये इधर लिख दिया डेल्टा है। और त्रिभुज टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर की, ये है टी, ये है क्यू, ये है आर, तो त्रिभुज टी क्यू आर है, यहाँ से ये जा रही है, तो आई, आई को कहते हैं हम इंसिडेंट, मतलब परावर्तित वाली, और आर जो है अपवर्तित वाली है, तो आई माइनस आई वन माइनस आई आर वन हो जाएगा। और इस साइड का ये है आई टू, ये है आई टू, ये यहाँ आएगा आई वन, तो ये आई टू माइनस आर टू हो जाएगा, आर टू यहाँ हो जाएगा, तो ये आई टू माइनस आर टू हो जाएगा। अब हम आई आई वाले अलग लिख लेंगे, आर आर वाले अलग लिख लेंगे, तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालते हैं त्रिभुज क्यू ओ आर में, क्यू ये है, ओ यहाँ पर है और आर ये है, तो क्यू क्यू ओ आर में क्या होगी, तो यहाँ मान लिया हमने कि आर वन प्लस आर टू प्लस डेल्टा क्यू ओ आर बराबर हो जाता है 180 डिग्री। मतलब अगर हम तीन एंगल को जोड़ते हैं तो तीनों एंगल आ जाते हैं 180 डिग्री, ये तो उसकी थ्योरम ही है कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, तो यहाँ पर अकेला ये वाली थ्योरम लगा दी, हमारे पास आ गया 180 डिग्री। अब त्रिभुज क्यू ओ आर, इधर से इसकी वैल्यू निकाल ली, वो हो जाएगी 180 डिग्री माइनस आर वन माइनस आर टू, इसको साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे दोनों, तो वो लिख लिया हमने। अब क्या होगा इसके बाद, यहाँ प्लस आएगा, अब चतुर्भुज देखना है हमें, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर, अब कहाँ बन रहा है ये तो ए तो हमारा ये है, क्यू ये है, ओ ये है, आर ये है, तो ये बन गया चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाओं में जो एंगल बनते हैं यहाँ पर अंदर, उन सबका कोण का जो जोड़ रहता है वो कितना रहता है 360। त्रिभुज के लिए रहता है वो 180 और चतुर्भुज के लिए रहता है 360। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए में एंगल बन रहा होगा वो लिख लेंगे, एंगल ए, और दूसरा कोण कहाँ बन रहा है ए क्यू ओ, तो ए क्यू ओ ये वाला इसको लिख लेंगे, फिर ऐसे ही हम इस वाला का एंगल लिखेंगे, ऐसे हम इस वाले का एंगल लिखेंगे, चारों का एंगल जो है जोड़ के हो गया 360। अब त्रिभुज ये तो अभी हमें पता नहीं है, मतलब जो एंगल है वो पता नहीं है, लेकिन ए क्यू ओ जो है 90 होगा यहाँ से, क्योंकि सीधा सीधा आ रहा है यहाँ से, तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर ओ क्यू क्यू ओ आर, क्यू ओ और आर ये है, तो अभी हमने निकाली थी इसकी वैल्यू क्यू ओ आर की, कितनी थी 180 माइनस आर वन प्लस आर टू, तो यहाँ लिख दिया 180 माइनस आर वन प्लस आर टू, और दूसरा ये जो बचा हुआ है तो ये भी 90 बनेगा। अब अगर इन सबको जोड़ा जाए तो मिला के बनेगा 360 डिग्री एंगल। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए जो है, यहाँ से हमने कहा त्रिभुज ए की वैल्यू है, इसमें से अगर त्रिभुज ए में से माइनस कर देते हैं आर वन और आर, इसको प्लस है ये आर वन प्लस आर टू को, तो आंसर हमारे पास 0 आता है। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए जो है, इसको साइड ले जाओ,
ये माइनस है यहाँ पर, इसको साइड ले जाओगे तो सब प्लस हो जाएगा, तो R1 प्लस R2। तो हमने कहा कि त्रिभुज ए की जो वैल्यू है वो है R1 प्लस R2। अब इस त्रिभुज ए की वैल्यू को रख देंगे हम इसमें अभी। अब न्यूनतम विचलन कोण की अगर स्थिति बनती है तो न्यूनतम विचलन कोण के लिए स्थिति होती है R1 R2, मतलब जो अपवर्तित किरण है पहली वाली दूसरी वाली उन सबको R ही मान लेते हैं, केवल एक ही है। तो अगर वो R है तो अभी हमने जो ए निकाला कि कोण ए बराबर कितना R1 प्लस R2, तो यहाँ R तो ये हो गया 2R। अब यहाँ से R की वैल्यू निकाल ली तो R की वैल्यू आ गई a/2। अब हमने कहा कि अगर ऐसे ही हम मान लेते हैं कि I1 प्लस I2 दोनों मिला के I ही है, यहाँ बराबर आएगा। अगर I1 I2 के बराबर है और ये सब I के बराबर है, तो जैसे हमने R के लिए निकाला था ऐसे ही हम I के लिए भी लिख लेंगे। तो अगर विचलन निकाला जाता है तो विचलन होता है डेल्टा M बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तो हमने कहा कि I1 जो है I2 के बराबर है और ये I के बराबर है, ऐसे R1 जो है वो R2 के बराबर है और ये सब R के बराबर है। तो यहाँ रख दिया I की जगह 2I हो गए तो 2I हो गया। यहाँ पर जहाँ पर भी R1 R2 है दोनों में R R रख दो तो कितने हो गए 2R हो गए। फिर हमें लिखा कि डेल्टा M बराबर कितना आ गया 2I, और अब भी हमने निकाला था R की वैल्यू क्या निकाली थी a/2, तो यहाँ रख दी 2R में रख दो 2 a/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आंसर a आएगा। फिर अब हम निकाल ये जो 2I है इसको यही रहने दो और ये a जो है इसको उठा के साइड ले जाओ, तो डेल्टा M प्लस a हो गया। तो हमारे पास I की वैल्यू कितनी निकल आई, I की वैल्यू आ गई हमारे पास डेल्टा M प्लस a, और ये जो 2 है ये नीचे चला गया तो बटे में 2। अब उसके बाद है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो होता है, जो अपवर्तन के नियम हमने 10th क्लास में पढ़े थे, उसमें सेकंड वाला नियम था स्नेल का नियम। वो कहता है कि म्यू बराबर साइन I अपॉन में साइन R। तो ये होती है हमारी जो आपतित कोण की जया अपवर्तित कोण की जया के अनुपात के बराबर होती है। तो म्यू आ गया साइन I अपॉन साइन R। अब ये इक्वेशन 5 है और फोर्थ इक्वेशन कौन सी बनी थी, फोर्थ इक्वेशन थी ये R बराबर ये वाली, इसको सिक्स्थ मान लो, तो यहाँ आएगा फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन से। तो क्या करेंगे, यहाँ जो I की वैल्यू आई है उसको उठा के हमने इसमें रख देना है, और जो R की वैल्यू आई थी R की अभी हमने निकाली थी ये वाली R बराबर आई थी a/2, तो उसको उठा के यहाँ रख देना है। तो कितना हो जाएगा म्यू बराबर, तो ये I की वैल्यू है डेल्टा M a/2, यहाँ रख दी। R की वैल्यू है a/2, तो यहाँ रख दी। तो ये हमारे पास म्यू आ गया, इतना इसमें विचलन होता है। ये जो हम निकाल रहे थे प्रिज्म में अपवर्तन, अपवर्तन कितना होता है इतना म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन a/2, इतना इसमें अपवर्तन है। अब इसके बाद देखते हैं पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। पतला प्रिज्म कितना करेगा, वो एक नॉर्मल प्रिज्म था, अब उससे थोड़ा पतला प्रिज्म लेते हैं। तो माना कि ABC एक प्रिज्म है, ये है ABC एक प्रिज्म है, और AB और AC उसके अपवर्तक पृष्ठ हैं। ये AB और ये वाले AC, ये दोनों पृष्ठ जो है इसके अपवर्तक पृष्ठ है, मतलब यहाँ से अगर कोई किरण आ रही है तो इसको अपवर्तित कर देगी। तथा त्रिभुज मतलब तथा प्रिज्म का कोण जो है ये वाले कोण हो जाएंगे। अब PQ, फिर से वही PQ को आगे बढ़ाओ और QR को थोड़ा पीछे लाओ। ये है PQ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, और ये है QR, यहाँ पर हमारी QR, तो इसको हमने थोड़ा पीछे बढ़ा दिया। अब ये आपतित किरण तथा RS जो है निर्गत किरण, RS जो है R ये है और S यहाँ है, तो RS किरण निकल रही है इसमें से, तो RS हमारी निर्गत किरण हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब पृष्ठ AB के लिए आपतन कोण, ये जो AB है इसके लिए आपतन कोण I है,
अपवर्तन कोण R1 है, मतलब यहाँ से जो आपतित हो रही वो I1 हो गई, लेकिन जो अपवर्तित हो रही है वो R1 हो जाएगी। तब स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई अपन में साइन R, यहाँ R आएगा R1। यदि प्रिज्म पतला है तो साइन जो आई हम उसको आई ही मान लेते हैं और साइन R1 को R1 ही मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर रख दिया, इसको R मान लेते हैं। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसकी जगह हम आई रख देंगे तो आई, और इसकी जगह आर रख देंगे तो आई आर, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी आई बट्टी में आर। अब तो अब क्या हम करेंगे कि आई बराबर इसको इस साइड ट्रांसफर कर दो, तो आई की वैल्यू हो गई म्यू आर। अब इसी प्रकार हम म्यू के लिए I2 के लिए भी निकालेंगे, तो साइन I2 बटे में साइन R2। अब फिर से वही मानेंगे कि ये जो है इसको I2 ही मान लो, क्योंकि प्रिज्म जो पतला है इसको R2 ही मान लो। अब यदि प्रिज्म पतला है तो ये मान लिया साइन I2 बराबर I2, साइन R2 बराबर R2। तो यहाँ और साथ में ये कंडीशन ही मानती है कि a प्लस डेल्टा जो है वो I1 प्लस I2 है, और a प्लस डेल्टा अगर इसमें हम I1 प्लस I2 में म्यू का गुणा भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा म्यू R1 प्लस म्यू R2। दो कंडीशन है, ये अपवर्तन के लिए और ये मतलब ये परावर्तन के लिए, आपतित के लिए, और ये अपवर्तन के लिए। अब हमें जहां तक पता है कि a बराबर होता है R1 प्लस R2, तो a प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो अगर a प्लस डेल्टा, और अभी हमने बोला कि ये जो अंदर वैल्यू है, अब देखो सबसे पहले म्यू को कॉमन ले लो, तो कितना अंदर बचेगा R1 प्लस R2, और ये R1 प्लस R2 की वैल्यू है a, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू a। ऐसे यहाँ गया म्यू a। अब हमें यहाँ से डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा म्यू a माइनस इधर a जाएगा तो माइनस a हो जाएगा। अब इन दोनों में a है तो हम क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा म्यू -1। तो ये हमारे पास आ जाता है विचलन, लेकिन किसका, पतले त्रिभुज का। फिर उसके बाद है प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण। आखिर वो जो प्रिज्म में से प्रकाश जाता है वो कैसे 7 रंगों में टूट जाता है। तो श्वेत प्रकाश मतलब सफेद प्रकाश है, उसको प्रिज्म से गुजारने पर श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विघटित हो जाता है, मतलब 7 रंगों में बिखर जाता है। इस परिघटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस क्रिया में पर्दे पर प्राप्त अवयवी रंगों की पट्टियों का वर्णक्रम या इसी को स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। जो 7 रंगों में बिखरेगा वर्ण विक्षेपण, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, प्रिज्म का स्पेक्ट्रम। पहले देख लेते हैं आखिर दिखता कैसा है। ये देखो, ये 7 रंगों में ऐसा टूट रहा है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और ये 7 रंग ऐसे होते हैं, और ये भी है कि मतलब जो 7 रंगों में टूट रहा है उसके पहले से डिसाइड होगा कि कहाँ पर कौन सा रंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कहीं चला जाए, ये लाल यहाँ आ जाए, पीला यहाँ आ जाए, ऐसा ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा लाल रहेगा ऊपर की साइड। ठीक है, लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, हरा, नीला, ये वाला इंडिगो, और मतलब जामुनी, और ये बैगनी। तो ये सब कलर इसमें लाइन से ही होते हैं कि ये रहेंगे ही रहेंगे। अब देखते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से निर्गत कैसे क्या होता है इसमें। तो किन्हीं दो रंगों के बीच के कोण को उन किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब अगर दो रंग है तो दो रंगों के बीच में कितना एंगल बना रही है वो जो किरण है, वो कितना एंगल बना रही है, तो इसको इसी को हम कहेंगे वर्ण विक्षेपण। देखो जैसे अब ये प्रकाश जो है इधर से आ रहा था, इसको ऐसा जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि वो थोड़ा विक्षेपित भी हो गया। तो ये वाला इससे कितना एंगल बना रहा है, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, इन सब के बीच का एंगल अलग अलग होगा, तो वो कितना होगा ये हमें पता करना है। तो इसी को कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। देखो जैसे यहाँ ये बन रहा है एंगल,
अब माना कि बैगनी रंग का और बैगनी कहाँ था, सबसे नीचे था, तो बैगनी रंग का विक्षेपण कोण मान लिया डेल्टा भी है, तथा लाल रंग का विचलन कोण डेल्टा आर है। यदि दोनों रंगों की किरणों का वर्ण विक्षेपण यहाँ मान लिया थीटा है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है, एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि बैगनी यहाँ पर बनता है सबसे लास्ट में, लाल सबसे स्टार्ट में बनता है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ हमने मान लिया कि वो थीटा है, तो अब कहा कि डेल्टा भी बैगनी रंग के लिए विक्षेपण बराबर डेल्टा आर लाल रंग के लिए विक्षेपण प्लस थीटा जो कि एंगल होगा, इसको कहा बहिष्क कोण। अब थीटा यहाँ से वैल्यू निकाल लो, थीटा कितना हो गया, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, ये हो गया हमारा थीटा। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब इसके बाद पतले प्रिज्म के लिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक म्यू हो, अगर मान लो कि पतले प्रिज्म के लिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या है, म्यू है, तो म्यू बराबर मतलब डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 ए, ये तो सूत्र होता है, अभी हमने निकाला था। ये देखो ये निकाला था, डेल्टा बराबर ए म्यू माइनस 1, तो इसी सूत्र को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर जो डेल्टा ले रहे हैं अभी किस कलर के लिए ले रहे हैं, बैगनी के लिए, तो बैगनी के लिए लिखेंगे डेल्टा भी। तो डेल्टा भी बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब यदि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, और ये जो है म्यू हमारा कहलाता है अपवर्तनांक, तो लाल रंग के लिए क्या हो जाएगा, म्यू आर, बैगनी के लिए म्यू भी, यहाँ पर म्यू भी, तो म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब समीकरण 1 में जो हमने सबसे शुरू में लिखा था, ये वाला, कि जो थीटा है वो डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर है, तो इस तरह से डेल्टा भी की वैल्यू इसमें रख दो और डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ से इसमें रख दो, तो थीटा कितना आ जाएगा, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब ए का गुणा इसमें कर दो, तो म्यू भी इंटू ए माइनस ए, फिर ये माइनस तो यहाँ पहले ही से है, माइनस का गुणा भी इसमें साथ साथ में होगा, तो म्यू आर इंटू ए, और इधर पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए। अब थीटा कितना आ गया हमारे पास, अब देखो यहाँ ये माइनस का ए है, ये प्लस का ए है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। बचेगा कितना, म्यू भी माइनस म्यू आर, और ए हमने दोनों में से कॉमन ले लिया बाहर, तो ये हमारे पास आ गया थीटा। अब इसके बाद देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को उन रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। मतलब प्रिज्म किस पदार्थ से बना उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता, मतलब वो कलर्स में उसको प्रकाश को तोड़ भी सकता है, कितनी अच्छी क्वालिटी से वो ये काम कर सकता है, तो वो उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है उसके पदार्थ की। तो इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अगर मानो हमें प्रिज्म लेने जाना है दुकान पर, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि मतलब हम कैसे उसको बताएंगे कि हमें कितनी क्षमता वाला प्रिज्म चाहिए, तो हर एक प्रिज्म की अलग अलग क्षमता होती है और इसको हम कहेंगे ओमेगा। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे माध्य किरण का विचलन। तो अब निकाल लेते हैं कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब माना कि प्रिज्म से निर्गत प्रकाश, निर्गत मतलब निकलने वाला प्रकाश, उसमें बैगनी पीले और लाल रंग के किरण का विचलन। अब पीला जो है बीच में आता है, बैगनी जो है नीचे, पीला यहाँ, लाल यहाँ, तो हमने ये तीनों किरण ले ली। ठीक है, तो इसको मान लिया डेल्टा भी, इसका विचलन डेल्टा भी है, पीले का डेल्टा वाई है क्योंकि इसको येलो बोलते हैं इसलिए डेल्टा वाई, और इसको रेड बोलते हैं इसलिए डेल्टा आर। अब यदि कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता कितनी होती है, हमने कहा वो होती है ओमेगा बराबर कोणीय वर्ण विक्षेपण है थीटा और माध्य किरण विचलन, मतलब मध्य वाली किरण कौन सी है, तो मध्य वाली पीले कलर की है, तो उसका डेल्टा आर डेल्टा वाई हो जाएगा। तो ये हो जाता है।
अब यहाँ से और साथ साथ हमें क्या पता है थीटा का कितना फॉर्मूला होता है, तो थीटा होता है अभी जो हमें निकाला था डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, तो यहाँ ओमेगा में रख देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटे में डेल्टा वाई। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि प्रिज्म का कोण ए तथा बैंगनी, पीले और लाल रंग की किरणों को प्रिज्म के पदार्थ के इसके सबके अपवर्तनांक कितनी है, तो बैंगनी का म्यू आर, पीले का म्यू बाय और लाल का म्यू आर हो, तो डेल्टा भी बैंगनी के लिए अभी निकाला था ये वाला फॉर्मूला भी डेल्टा भी होता है, म्यू भी आएगा यहाँ पर आएगा म्यू भी, ये नहीं है तो डेल्टा भी होता है म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा वाई होता है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये म्यू भी आ गया, म्यू म्यू आर भी पता ही है हमारे लिए, म्यू आर क्या होता है, म्यू आर भी लिख लेना, म्यू आर डेल्टा आर होता है म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो इन तीनों की वैल्यू ये और ये सब उठा के इस फर्स्ट इक्वेशन में हमें रख देनी है। तो ये हो गया, ये म्यू डेल्टा भी की रख देंगे म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा आर की रख देंगे म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा वाई की रख देंगे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब ये ए का सब में हम गुणा करेंगे, या फिर एक काम करो कि ए इनमें से कॉमन लेके काट दो डायरेक्ट, ठीक है। तो या फिर पहले देखो गुणा लंबी वाली प्रोसेस करते, ए का गुणा इसमें करा म्यू भी ए माइनस म्यू आर ए माइनस ए से ए कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा म्यू भी माइनस म्यू आर और ए यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, और बटे में कितना है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ये ए से ए कैंसिल, बचेगा कितना म्यू भी माइनस म्यू आर बटे में म्यू वाई माइनस 1। वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करती। अब देखो थीटा कहीं आ रहा है नहीं, तो मतलब ये है कि जो है वर्ण विक्षेपण क्षमता आई है वो प्रिज्म कोण थीटा पर निर्भर करती ही नहीं है। अगर मानो हमें कोई भी चीज़ निकालनी है कि वो उस पर निर्भर करती है या नहीं, तो सीधा उसका फॉर्मूला देखो क्या वो चीज़ उसके अंदर लिखी है, अगर वो नहीं लिखी तो मतलब वो नहीं करती, और लिखी है मतलब वो उस पर डिपेंड करती है।